अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हम बात करने वाले हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की। सब्सटेंटिव प्रोसीजर से हमने कल पहला टॉपिक पढ़ा एनालिटिकल प्रोसीजर्स का। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स। और हमने कल ही प्लान बना लिया होगा कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हमारा जो पहला चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 8, उसमें हम नॉन करंट एसेट्स के हवाले से बात करेंगे। फर्स्ट वन हमारी होगी टेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड, सेकंड वन होगी हमारी इनटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड। तो हम अपनी बात का आगाज करते हैं टेंजिबल से। टेंजिबल का मतलब है ऐसे एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद हो। ऐसे एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद हो, ऐसे एसेट्स को कहते हैं टेंजिबल। और नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, 1 साल से ज्यादा हो। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो और उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी हो, उन्हें हम कहते हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अब ये फिक्स एसेट शेड्यूल है, एक सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आपको पता है हम यहां पे कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट भी लिखते हैं। यहां पे हम लिखते हैं या तो कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट। और ये मेन हेडिंग होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉसेस और एट द एंड नेट कैरिंग अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, तो ये है ओपनिंग बैलेंस। और ये होगा क्लोजिंग बैलेंस। साल के दौरान कोई एडिशन तो नहीं है। अब इसका मतलब हमें हर स्टेप पे प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। हमें पहले इस पे प्रोसीजर एडिशन पे क्या परफॉर्म करेंगे। अगर हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू एसेट्स को एक्वायर किया, उस पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अगर हमने एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया, उस पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अब हमने इन पे प्रोसीजर्स पढ़ने। ओपनिंग बैलेंस को लास्ट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंफर्म करेंगे क्या ये बैलेंस उसके साथ एग्री करता है। और अगर इस पे कोई एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं तो वो स्कोप होगा ISA 510 का स्कोप, ओपनिंग बैलेंसेस को कंफर्म करना, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। क्लियर हो गई बच्चे बात। ओपनिंग बैलेंस को लास्ट ईयर ऑडिटेड अकाउंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमने कंफर्म करना है क्या उसका बैलेंस एग्री करता है लास्ट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब बाकी एडिशन हो गई, बिजनेस एक्विजिशन के थ्रू अगर एडिशन हुई, और इसी तरह से डिस्पोजल है, और रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट भी है। वो रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट भी हम पढ़ेंगे, वो भी हमारे सिलेबस में उस पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे। 210 में क्या बात लिखी हुई है?
परफॉर्म करने में अपनी बैलेंस, तो वो यही बात हो गई ना, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने 510 के अकॉर्डिंगली। वहां पे प्रोसीजर तो नहीं बताया, वहां पे एग्रीमेंट हुआ है ना कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ लास्ट ईयर बैलेंसेस की कंफर्मेशन के लिए। हम पिछले साल के ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम हासिल करना चाहें तो, ठीक है। हम एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है ड्यूरिंग ऑडिट के इसके एविडेंस हमें उसकी मदद के बगैर हासिल नहीं हो सकते, हम उसको इंगेज करेंगे। तो ये बातें हम उनसे मनवा रहे हैं कि भाई तुम ये बातें अगर मानोगे तो हम ऑडिट एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो इंगेजमेंट लेटर में हमने ये जनरल बातें की थी। यहां तक बात क्लियर हो गई जी बच्चे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे भी बिल्कुल उसी तरह से हम इन पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। और ये लास्ट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम कंफर्म करेंगे कि जो बैलेंस लास्ट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद था वही बैलेंस यहां पे लिखा हुआ। उसके बाद फिर हमने वन बाय वन पढ़ते चले जाना। अगर हम ओपनिंग में से ओपनिंग को माइनस कर देंगे तो करंट ईयर कंपैरेटिव ईयर का कैरिंग अमाउंट का बैलेंस बन जाए। बेसिकली ये कैरिंग अमाउंट है, लेकिन पिछले साल की। इस साल की क्लोजिंग में से क्लोजिंग कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट में से क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंपेयरमेंट लॉस की फिगर अगर हम माइनस करेंगे तो ये कैरिंग अमाउंट है और करंट ईयर का बैलेंस। कोई मुश्किल बात तो नहीं है, यहां तक सब बातें क्लियर। जब भी बच्चे टेंजिबल नॉन करंट एसेट शामिल किए जाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन में एट अ वैल्यूएशन, एक नोट डिस्क्लोज किया जाता है। नोट में क्या बताया जाएगा, अगर हमने रीवैल्यू किया एसेट को तो किन बेसिस पे रीवैल्यू किया। जैसे नॉर्मली आप ये बात याद रखते थे नोट याद करते हुए रीवैल्यूएशन का कि हमने बेसिस यूज की फेयर मार्केट वैल्यू बेसिस, लेकिन और भी बेसिस हो सकती हैं। डेट जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई और वैल्यूएशन एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने की, तो कौन कौन सी बातें, रिवैल्यूएशन की बेसिस क्या है, किस दिन रिवैल्यूएशन हुई और जो रिवैल्यूअर था वो क्या था, इंडिपेंडेंट रिवैल्यूअर था जिसने वैल्यूएशन कर डाली। ये तीन बातें भी बताते हैं। और कैरिंग अमाउंट बताएंगे हर क्लास ऑफ एसेट की जिसको हम रिपोर्ट करेंगे कॉस्ट मेथड। एक लेट्स सपोज हम रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, एक तो है ना कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया, उसमें तो शेड्यूल के अंदर ये सब बातें हर एक की कैरिंग अमाउंट की मौजूद होगी। हम ये भी बात बोलेंगे अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट ना करते तो हमारे एसेट हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के मुताबिक इतनी अमाउंट पे रिपोर्ट हो रहे होते ईयर एंड पे, बताएंगे ना ये बात। अगर हमारे एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक रिपोर्ट ना होते तो इन एसेट्स की हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट ये होना थी, तो हमें वो बात भी बतानी पड़ती है। और अदरवाइज इसके अलावा बाकी एसेट्स है उनकी तो कैरिंग अमाउंट बतानी ही बतानी है हमें। तो ये देखें कैरिंग अमाउंट हर क्लास ऑफ एसेट्स की that would have been reported if the asset had been reported using the cost method। अगर हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे इसको डिस्क्राइब या वैल्यू ना करते तो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के मुताबिक इसकी कैरिंग अमाउंट इतनी बननी थी और हमें हर क्लास की बतानी। मिसाल के तौर पे अगर हम बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, व्हीकल के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमें दोनों की अलग-अलग से बतानी है कि अगर हम बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो ना करते, अप्लाई ना करते, तो इसकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट ये होना थी, ये मूवमेंट बननी है इसकी। और इसी तरह से व्हीकल की बात भी हमें बतानी थी कि व्हीकल को अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक ना बताते या वैल्यू ना करते
तो इसकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट इतनी बननी थी। ठीक होगा जी बच्चे। तो मैं ये शेड्यूल नहीं बना रहा हूं, अदरवाइज मैं बना देता हूं जब किताब से नहीं या नोट से नहीं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करता था, तो अब जरूरत नहीं। उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया और इसकी मूवमेंट। लेट्स सपोज अगर रीवैल्यूएशन पहली दफा हो रही है तो ओपनिंग बैलेंस 0 होगा, सारे का सारा रीवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस। लेकिन अगर मैं सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन कर रहा हूं, हो सकता है ना शायद सब रीवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस भी उस रीवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर भी है, और कुछ रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस हम रीवैल्यूएशन सरप्लस से उठा के इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की सूरत में रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज करेंगे, और एट द एंड अल्टीमेटली कौन सा बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो हमें उसकी पूरी मूवमेंट बनानी पड़ेगी। मैं कुछ इस तरह से आपके सामने अगर मदद कर पाऊं तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, नेक्स्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, revaluation surplus transfer to retained earnings। रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस हमने किसको ट्रांसफर कर दिया, रिटेन अर्निंग्स को ट्रांसफर कर दिया, और अल्टीमेटली ये बैलेंस हो गया क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या कहलाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ये तो मूवमेंट है किसकी, रिवैल्यूएशन सरप्लस की। अच्छा, इसके साथ साथ हम बताएंगे कि हमने जो डेप्रिसिएशन का मेथड यूज किया उसकी बेसिस क्या यूज की, हर क्लास की बतानी है। जैसे आप देखें यहां पे मिसिंग है एक बात, हम क्या बताते हैं, बिल्कुल नीचे मैं लिख के आपको कहा करता था ये बात बताते हैं, दो में से कोई एक बात बतानी है। पहली बात, या तो आपको लिखना है डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा, लिख भी लीजिएगा अपनी किताब में। पहली बात, या तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन का रेट, या बच्चे दूसरी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है यूजफुल लाइफ। या तो रेट बता देंगे या लाइफ बता देंगे, ये बात भी हमें बतानी है। इसके अलावा मेथड जो होता है, नॉर्मली स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ये भी मेथड अडॉप्ट करेंगे। एस्टिमेशन है, हमारा अंदाजा है, ये बात भी हमें बताना होगी। अच्छा, जब भी गेन और लॉस होगा वो किसकी सूरत में होगा, डिस्पोजल की सूरत। या मैं ये भी तो कह सकता हूं, मैं अमूमन ये कहा करता हूं, जब भी नॉन करंट एसेट की डिस्पोजल होगी तो उसकी सूरत में या गेन होगा या लॉस होगा। तो हमें हर सूरत उसका गेन भी कैलकुलेट करना है, उसका लॉस भी कैलकुलेट करना है। अब जो जो बातें मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो अगर हाईलाइट कर लेंगे आपको याद रहेगा हमने ये पॉइंट्स लिख के आने हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। अगर डिस्पोजल होगी तो डिस्पोजल की सूरत में क्या होगा, गेन या लॉस। अब गेन या लॉस हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, सेल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग अमाउंट, ऐसा ही है ना, सेल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग अमाउंट। या तो गेन होगा या लॉस होगा। ठीक है जी। अगर नॉन करंट एसेट बहुत सिग्निफिकेंट आइटम है तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर अगर नॉन करंट एसेट सिग्निफिकेंट आइटम्स हो तो इससे रिलेटेड हम डिस्क्लोजर प्रोवाइड करते हैं।
रिपीट कर रहा हूं, रिवैल्यूएशन है तो कौन सी बेसिस यूज की, जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई उस वो डेट लिखनी है। शाबाश, रिवैल्यूएशन करने वाला जो पर्सन था, एक्सपर्ट था, वो इंडिपेंडेंट रिवैल्यूअर था। कैरिंग अमाउंट हर क्लास की बतानी है। अगर रिवैल्यूएशन का मॉडल अप्लाई ना होता तो उसकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट क्या होती। रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट पूरी बनानी है। ओपनिंग बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस जो ट्रांसफर हुआ रिटेन अर्निंग को, और क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद बेसिस डेप्रिसिएशन की क्या यूज की। अगर आपको डिस्पोजल कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट की, तो उसका गेन कितना हुआ या उसका लॉस कितना हुआ। और लास्ट पे अगर तो नॉन करंट आइटम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सिग्निफिकेंट है तो कुछ एडिशनल बातें हमें डिस्क्लोज करना होंगी। अगेन, जब भी आपने कोई प्रोसीजर लिखना है तो वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपने सोचना है उसमें गलती क्या क्या हो सकती है, रिस्क क्या क्या है, कहां कहां मिस स्टेटमेंट हो सकती है। अब वो मिस स्टेटमेंट की असर्शंस होंगी, उस असर्शन के मुताबिक फिर हमें प्रोसीजर परफॉर्म करना है। जैसे हम कहा करते थे ना, एक असर्शन से रेलिवेंट एक या एक से ज्यादा प्रोसीजर हो सकते हैं। अब हमारा फैसला होगा हम एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं या इन कॉम्बिनेशन ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और आपको शायद याद होगा हमने कहा था सैंपल साइज कम होता है सम टाइम। अगर हम एक असर्शन से रिलेटेड सम टाइम एक से ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, ये बात हमने पढ़ रखी है। तो अब क्या क्या रिस्क मौजूद है उनकी बातें हम अब पढ़ने वाले हैं। ये बातें हम पढ़ने वाले हैं, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। पहली बात, कंप्लीटनेस की असर्शन। क्या मतलब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर 10 एसेट्स लिखने चाहिए थे, 10 नहीं लिखे हुए, 8 लिखे हुए, 7 लिखे हुए, तादाद पूरी नहीं है, ये असर्शन क्या कहलाएगी, कंप्लीटनेस। बात समझा पाए। कंप्लीटनेस का मतलब है जितने एसेट रिपोर्ट होने चाहिए थे उतने एसेट रिपोर्ट नहीं है, ये डर है हमने इससे रिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म कर लेने कि तमाम एसेट्स जितने बताने चाहिए थे सारे बताए हुए मैनेजमेंट ने। कंप्लीटनेस। जी वकास भाई, बात क्लियर हो रही है। एग्जिस्टेंस, जो बताए हुए हैं वो हकीकत में मौजूद भी हैं या नहीं है। अब देखें यहां पे हम कह रहे हैं कंप्लीटनेस में सारे बताए हैं, मुकम्मल बताए हैं या सारे बताए हैं। मुकम्मल बताए हैं या सारे बताए हुए। अच्छा, एग्जिस्टेंस में मौजूद भी हैं, मौजूद भी हैं या नहीं। जी बच्चे, बात क्लियर हुई यहां तक। अच्छा, एक्यूरेसी में उनकी अमाउंट ठीक है, ठीक अमाउंट से बताया हूं मैं, वैल्यूएशन उनकी ठीक है, एलोकेट ठीक ठीक किए हुए, तो क्या हो गई, वैल्यूएशन एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन एक्यूरेसी, या एक्यूरेसी वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, एक्यूरेसी वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। उसके बाद आपके पास हक है इसको इस्तेमाल करने का, आप कंट्रोल कर रहे हैं इसको, और अगर लायबिलिटी हुई तो ये आपकी बन जाएगी जिम्मेदारी। और उसके बाद क्लासिफिकेशन ठीक हुई है इसकी, इसका मतलब है ठीक ठीक हेड ऑफ अकाउंट्स में आपने क्लासिफाई किए हुए हैं, सही सही अकाउंट्स में क्लासिफाई किए हुए। और सबसे एंड पे इसकी प्रेजेंटेशन और इसका डिस्क्लोजर, एसओएफपी में ये सही से प्रेजेंट हुए या नहीं हुए। और बाकी आइटम जो एसओसीआई में आनी चाहिए जैसे डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, लॉस। जहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई।
तो ये डर है। हमने अब इन सब असर्शन से रिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म कर। अच्छा, आप एग्जाम में एक बात का ख्याल रखिएगा, जरूरी नहीं वो सवाल में आपको ये लिख के दे दे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, या ये करे वो कि एडिशन पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। इतनी बात नहीं, वो सिर्फ स्पेसिफाई करेगा। आजकल वो जो स्पेसिफाई करता है वो कहता है एडिशन की कंप्लीशन असर्शन पे हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करें। अब आपने कंसीडर किसको करना है? कंप्लीटनेस की असर्शन। अगर हम एग्जिस्टेंस से रिलेटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो अब सारे प्रोसीजर मत बता के आइएगा, सिर्फ वो वाले प्रोसीजर जिनका ताल्लुक किससे होगा? एग्जिस्टेंस से होगा। ये बच्चे गलती कर रहे हैं आजकल। प्रोसीजर कर पाएंगे आप सब, लेकिन अब ये याद रखिएगा वहां से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कि किस पे प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं और किस असर्शन से रिलेटेड। असर्शन का मतलब क्या पढ़ा था हमने? क्या था? मैनेजमेंट का दावा है कि इन के हवाले से हमने अच्छे तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए छानबीन कर लिया, इसमें कोई मिसस्टेटमेंट मौजूद नहीं है, और ऑडिटर उनको कंसीडर करेगा कि इसमें पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, उससे रिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। जी बच्चे, बात क्लियर हुई यहां तक? रोहन साहब, आप कोई बात पूछना चाह रहे थे? हो गई बात करें। सबस्टांटिव प्रोसीजर्स फॉर टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अब सबस्टांटिव प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं, टेंजिबल नॉन करंट एसेट, यही बात हम कर रहे थे। पहले हम प्लान बना रहे थे, अभी तक कोई सवाल नहीं है। सवाल की बातें अब शुरू होनी है। अब वो कह रहे हैं सबस्टांटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, जो रिस्क हमने पढ़े हैं वही बातें यहाँ पे हिंट में लिखी हुई हैं। कंप्लीटनेस का मतलब है कम नहीं बताया हुआ, पूरा बताया हुआ। जैसे हमने कहा था ना, मुकम्मल बतानी है, सारी बतानी है, तो इसका मतलब है नो अंडरस्टेटमेंट। इसका क्या मतलब? कम नहीं बताई, सारी बताई हुई है। एग्जिस्टेंस का मतलब है ज्यादा नहीं बताई, जितनी बताई हैं सारी मौजूद है, या जितने एसेट्स बताए हैं सारे मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एसेट हो ही ना और लिख दिया हो। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन, मतलब सही सही अमाउंट से बताए हुए हैं। वैल्यूएशन भी ठीक हुई है इनकी और एलोकेशन भी ठीक हुई है। जहां जहां जितनी जितनी अमाउंट से एलोकेट होना चाहिए था उतनी उतनी अमाउंट से एलोकेट हुआ होगा। राइट, हक भी है हमारे इस्तेमाल का, कंट्रोल भी हम कर रहे हैं, बेनिफिट भी हमें ही मिलेगा, राइट है। क्लासिफिकेशन सही सही अकाउंट में क्लासीफाई भी हुए हैं और प्रेजेंट भी ठीक तरीके से हुए होंगे। अब एक एक करके हमने प्रोसीजर पढ़ने, पहले कंप्लीटनेस हो गया, फिर एग्जिस्टेंस हो गया, एक एक करके प्रोसीजर पढ़ते चले जाएंगे। एसेट के अंदर कंप्लीटनेस का रिस्क कैसे हो सकता है? वो अंडरस्टेटमेंट एसेट तो कंपनी एंटी करेगी। देखिए, ज्यादातर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से ऐसा हो। जैसे मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज है, उन्होंने एक लैपटॉप खरीदा, पेमेंट तो करवा दी, लेकिन लैपटॉप को किताबों के अंदर रिकॉर्ड नहीं होने दिया, उसको एक्सपेंडिचर बना डाला। तो अब आप मुझे बताइएगा, क्या एसेट आपको शो हो रहा है? यहाँ पे नहीं शो हो रहा, और वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो तो शो ही नहीं होगा तो कोई ऑडिटर या कोई भी पूछेगा भी नहीं, मैनेजमेंट पूछेगा भी नहीं कि ये एसेट कहाँ गया। उसको टैग भी नहीं लगा होगा, वो फिक्स एसेट रजिस्टर में भी नहीं आ रहा होगा, कोई ढूंढेगा भी नहीं उसको। तो ऐसा हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। हाँ, ज्यादा चांसेस किस चीज के? ज्यादा चांसेस ये हैं कि एसेट्स को ओवरस्टेट किया होगा, लेकिन ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम अंडरस्टेटमेंट से रिलेटेड या कंप्लीटनेस से रिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे। ये भी डर मौजूद है तो है, लेकिन चांसेस कम है कंपैरेटिवली, डर है। अंडरस्टेटमेंट है वो पर्टिकुलरली फ्रॉड होगा या वो नहीं, वो भी गलती हो सकती है, वो भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला पॉइंट हम अब पढ़ने लगे कंप्लीटनेस के हवाले से। समरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, याद आपने वहीं से करना, लेकिन मैंने कहा था मेरे साथ एक दफा थॉरो पढ़ना है। बात समझ में आ गई? तभी मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपने दोबारा नहीं पढ़ना है इनको।
इनमें से जो काम की बातें अपनी किताब में से अंडरलाइन करते जाना है ताकि आपको ये दोबारा से एफर्ट ना करनी पड़े। बाकी आपने रिटेन वहीं से करना, और उसको पढ़ते हुए अगर कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से राब्ता कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा भरपूर उसी वक्त आपको जवाब दूं। सबसे पहला पॉइंट कंप्लीटनेस। हमने मैनेजमेंट से शेड्यूल हासिल करना है। ये जो ऊपर पड़ा था ना फिक्स एसेट शेड्यूल, तो कौन सा शेड्यूल लेना है? फिक्स एसेट शेड्यूल लेना है उनसे, नॉन करंट एसेट का। तो सबसे पहला काम क्या करना है? ऑब्टेन करना है। अगर नहीं बना हुआ तो बनाना पड़ेगा। ऑब्टेन या क्या करें? प्रीपेयर अ शेड्यूल ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट, जिसमें कॉस्ट भी शो हो रही हो, वैल्यूएशन भी शो हो रही हो, डेप्रिसिएशन भी, कैरिंग अमाउंट भी। बताएं क्या मुश्किल बात है? पहली बात क्या हासिल करना है? फिक्स एसेट शेड्यूल। दूसरी बात, इसे रिकॉन्साइल करना है। क्या करना है? रिकॉन्साइल करना है। शेड्यूल, फिक्स एसेट शेड्यूल ऑब्टेन करना है। अच्छा जी, रिकॉन्साइल किससे करना है? ओपनिंग बैलेंस। वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई कि क्या करना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस किससे कंपेयर करना है भाई? रिकॉन्साइल किससे कर? कोई दो बैलेंसेस होंगे तो रिकॉन्साइल होगा ना। लास्ट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आपने इसको रिकॉन्साइल करना है। क्या आप बैलेंस एग्री कर रहे हैं? इसके लिए रिकॉन्साइल का वर्ड भी हो सकता है, एग्री का वर्ड भी हो सकता है। आपने एग्री करना है इस लिस्ट को कॉरेस्पॉन्डेंस ओपनिंग बैलेंसेस के साथ। जी, इस साल का ओपनिंग, पिछले साल का क्लोजिंग नहीं, आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो फिगर आपने लिखनी होगी, मैनेजमेंट ने लिखनी होगी। अब जब लिख के दिए तो क्या कैरी फॉरवर्ड ठीक हुआ होगा? गलती हो सकती है ना, तो उसको आपने क्या करना है? कंफर्म करना है। क्या बैलेंस एग्री कर रहे हैं? और इस अजम्पशन के साथ अगर हम कहें कि वो ओपनिंग बैलेंसेस तो कैरी फॉरवर्ड ही होने, तो फिर इसका मतलब ओपनिंग बैलेंसेस पे तो हमें कोई टेस्ट ही परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अगर गलत हो गए ओपनिंग बैलेंसेस तो क्या हमारा क्लोजिंग ठीक होगा? तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम ओपनिंग बैलेंसेस को लास्ट ईयर ऑडिटेड के साथ क्या करें? कंपेयर करें। ठीक हो गया जी। तो ये सब दो काम हो गए। अभी तक पहला काम क्या पड़ा? क्या रिपीट करें मेरे साथ? याद भी रहेगा, एक्टिव भी रहेगा। फिक्स एसेट शेड्यूल ऑब्टेन करना। दूसरे नंबर पे इसको ओपनिंग बैलेंसेस के साथ, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। आपने इसमें से सैंपल बेसिस पे सिलेक्ट करना है और ये जानना है क्या फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। सैंपल बेसिस पे कुछ एसेट्स को, कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करना है और कहना है मुझे दिखाएं क्या ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। 100% को पॉसिबल नहीं है, मतलब सारे फर्नीचर्स को काउंट करना शुरू कर दें, नहीं पॉसिबल। आप फिक्स एसेट की असाइनमेंट पे नहीं है, आप ऑडिट की असाइनमेंट। तो टेस्ट बेसिस पर, सैंपल बेसिस पे कुछ एसेट्स को सिलेक्ट करें और कहें जी मुझे उनको फिजिकली एग्जिस्टेंस वेरीफाई करवाना है आपको। और उसके लिए एक रजिस्टर बना हुआ होता है जिसे हम कहते हैं फिक्स एसेट रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। जब फिक्स एसेट की फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक की जाती है तो रेफर करवाया जाता है फिक्स एसेट रजिस्टर की तरफ। तो वो ट्रेस करना है फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर वो एसेट मौजूद है, क्या टैग लगा हुआ उसको, ये जानना है। तो थर्ड वन ये कॉन्सेप्ट हो गया। अभी तक तीन बातें देख ली। फिक्स एसेट शेड्यूल ऑब्टेन करना है, दूसरे नंबर पे हाँ ओपनिंग बैलेंसेस को रिकॉन्साइल करना है, और थर्ड वन फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करनी है और ट्रेस करना है थ्रू फिक्स एसेट रजिस्टर। उसके बाद बच्चे फोर्थ वन, ऑब्टेन या प्रीपेयर करना है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ लेजर बैलेंसेस फॉर टेंजिबल नॉन करंट एसेट विद द एसेट रजिस्टर। के एसेट के रजिस्टर के साथ ये बैलेंसेस आपस में रिकॉन्साइल कर रहे हैं क्लोजिंग डेट पे, ओपनिंग डेट पे, ये आपने रिकॉन्साइल करना है। तो रिकॉन्सिलिएशन किसकी होगी? लेजर्स की। किसके साथ? फिक्स एसेट
रजिस्टर के साथ। और अगर डिफरेंस आ गया तो फिर उसको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। लेजर के बैलेंसेस को आपने किसके साथ, रजिस्टर के साथ रिकॉन्साइल करना है। रिकॉन्साइल क्या करना है, लेजर के बैलेंसेस को किसके साथ, फिक्स एसेट रजिस्टर के साथ। और अगर दोनों के दरमियान में फर्क आया तो उस फर्क को इन्वेस्टिगेट करना है, क्यों ये फर्क आया। हो गया जी यहां तक, ये कंप्लीटनेस के प्रोसीजर। मैनेजमेंट आपको करके देगी, आप नहीं बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगी। ये बिजनेस एक्विजिशन कंसोलिडेशन के लिए भी वर्ड बोला जाता है। आप किसी बिजनेस को ये एक्वायर कर रहे हैं, तो बिजनेस जब एक्वायर करते हैं तो फिर उसमें कोई एक एसेट नहीं आता, अ नंबर ऑफ एसेट्स। और जब नंबर ऑफ एसेट्स आए तो फिर उसके अंदर आप उनको मेजर करते हो एट फेयर वैल्यू। तो फिर आप बताते हो कैटेगोरिकली कि ये मैंने खरीदे किसके थ्रू है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू खरीदे। ठीक हो गया जी। जी बच्चे, अगला टेस्ट एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है जी, शाबाश। क्या ये नॉन करंट एसेट जो किताबों में लिखे हुए हैं हकीकत में मौजूद भी हैं या नहीं है। आपने सैंपल बेसिस पे सिलेक्ट करना है एसेट को नॉन करंट एसेट रजिस्टर से और फिजिकली इंस्पेक्ट करना है। तो क्या करना है यहाँ पे, हाँ अब क्या करना है, इंस्पेक्शन। ये बात हम लिखेंगे, क्या करनी है जी इसकी, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के दौरान आपने नोट करना है क्या एसेट इस्तेमाल में है, क्या उसकी कंडीशन ठीक है, फर्दर इस्तेमाल हो सकता है। तो क्या क्या चीजें ढूंढ रहे हैं। पहली बात, क्या एसेट को इस्तेमाल किया जा रहा है या बेकार पड़ा हुआ, और अगर एसेट इस्तेमाल हो रहा है या बेकार पड़ा हुआ है तो उसकी कंडीशन कैसी है। ठीक हो गया। फॉर एन एसेट रजिस्टर हेल्ड ऑन एन आईटी सिस्टम, ऑडिट सॉफ्टवेयर कुड बी यूज्ड टू असिस्ट इन द सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल। अगर आप कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हो तो सैंपल जरूरी नहीं कि आप खुद से प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पर सिलेक्ट करो, वो आपका सॉफ्टवेयर आपके सैंपल सिलेक्शन में मदद कर सकता है, वो सैंपल सिलेक्ट करके आपको दे सकता है। यही बात लिखी हुई है। ऑडिट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जा सकता है जो आपकी असिस्टेंस करे, मदद करे, ताकि आपको सैंपल सिलेक्ट किया जा सके। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो बातें जनरल है, ये तो हम पहले भी कर चुके होंगे। तो जब आप करेंगे वहां से तो ये बातें उसके मुताबिक सिंप्लीफाई हो चुकी होंगी। अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो पूरी बात पढ़ेंगे। हो गई यहाँ तक बात। इस पे बहुत डिटेल प्रोसीजर है। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, अमाउंट का दुरुस्त होना। किसका दुरुस्त होना, अमाउंट का। उसकी वैल्यूएशन और जहां जहां जितना जितना आना चाहिए उसकी एलोकेशन। क्या हुआ, प्रेडिक्टेबल एसेट के लिए हम करते हैं कैसे, इनिशियली जब मेजर करेंगे तो कॉस्ट पे मेजर करेंगे ना, जितना आउटफ्लो हुआ तो प्रेडिक्टेबल तो ना हुई। हाँ हम ये वर्ड बोल देते हैं अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, लेकिन वहां पे ये तो नहीं वर्ड बोला जाता ना एस्टिमेटेड अमाउंट, तो नहीं वर्ड बनता ही नहीं है टेंजिबल नॉन करंट एसेट के वर्ड। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एलोकेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखें लैंड और बिल्डिंग इकट्ठी है, IAS 16 ने क्या कहा, कोशिश करें लैंड को अलहदा रिकॉर्ड करें, बिल्डिंग को अलहदा रिकॉर्ड करें, बोला उसने। अच्छा हमने पूछा वो क्यों, कहता है क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होती, बिल्डिंग पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अच्छा अब एक और एग्जांपल देता हूं। IAS 16 से पूछा गया एक हवाई जहाज है उसको कैसे रिकॉर्ड करें, उसने कहा बेहतर है इसको 2 हिस्सों में रिकॉर्ड करो। हमने कहा वो कैसे, कहते हैं इंजन को अलहदा कर लो और उसका जो बॉडी पार्ट्स बाकी है उनको अलहदा से रिकॉर्ड कर लो। हमने कहा ऐसा क्यों, कहता है क्योंकि दोनों की लाइफ सेम नहीं है, अगर दोनों की लाइफ सेम हो तो इकट्ठा रिकॉर्ड कर सकते। अब यहां पे हमें एलोकेट करना है, अब इसकी एलोकेशन अच्छे से होनी चाहिए।
बात समझ में आ गई? तो ये एलोकेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग समटाइम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो क्या हो गई? एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। यहां तक कोई मुश्किल बात तो नहीं है जी? पढ़ते हैं जी। एट कॉस्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, कंफर्म करना है जो कॉस्ट की फिगर्स लिखी हुई हैं वो ठीक लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई। जैसे लैंड और बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए हमें कौन से मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट? रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। या परचेज या सेल डीड मिल जाएगी। ठीक हो गया। इसके साथ होते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे। जैसे अगर हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री करवाते हुए रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसमें कुछ लोग लीगल फीस वगैरह होती है। जो कमीशन एजेंट होता है उसको कोई ब्रोकरेज फी वगैरह पे करते हैं। इसके अलावा कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, कोई उसको कंडीशन फिट फॉर यूज के लिए लाने के लिए कुछ सफाई सुथराई या कोई कमीशनिंग कॉस्ट वगैरह चार्ज करते हैं, तो वो उसके कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, कॉस्ट डिटरमिन हो जाएगी। तो मैं ये बात अब पढ़ने लगा। कंफर्म करें जो फिगर कॉस्ट की लिखी हुई है परचेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेट की, और उसकी जो इनवॉइसेस हैं उस एसोसिएटेड कॉस्ट की, जैसे प्रोफेशनल फी वगैरह हो गई, आपने उसको कंफर्म करना। चेक करें कि परचेज के एक्सपेंडिचर एनालाइज्ड रीजनेबली बिटवीन लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, सही तरीके से एनालाइज हो रहे हैं लैंड के दरमियान में, बिल्डिंग के दरमियान में और इक्विपमेंट के दरमियान। उसके बाद इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स, चेक करें कॉस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेंस्ट द परचेज इनवॉइसेस। अब देखें जो बाकी एसेट्स होते हैं ना उनकी इनवॉइसेस होती हैं, उसकी क्या होगी? इनवॉइस। उससे आपको पता चलेगा इनवॉइस कैसे। अगर फर्नीचर खरीदेंगे तो उसकी क्या मिलेगी? और इनवॉइस पे लिखी हुई होगी एक अमाउंट। आपने कंफर्म करना है जो अमाउंट इनवॉइस पे लिखी हुई है क्या उसी अमाउंट से ही इसको सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड किया गया। अगर उसी अमाउंट से रिकॉर्ड किया गया तो एक्यूरेसी, अगर उस अमाउंट से नहीं किया गया या ज्यादा से किया गया होगा या कम से किया गया होगा तो इनएक्यूरेट। अगर एक से ज्यादा आइटम्स लिखी हुई हैं, एक इनवॉइस है, तो हमने देखना है उसमें से कौन कौन सी आइटम्स फर्नीचर एंड फिक्सचर में क्लासीफाई होनी चाहिए, कौन कौन सी आइटम्स किसी और इक्विपमेंट के अंदर क्लासीफाई होनी चाहिए। तो इसकी एलोकेशन ठीक की है इन्होंने, ये भी बात समझा पाए हो? कोई मुश्किल बात तो नहीं। एक इनवॉइस के अंदर एक से ज्यादा एसेट भी तो खरीदे जा सकते हैं ना, तो फिर उनकी क्या करनी होगी हमें? एलोकेशन। तो वो देखना है वो एलोकेशन ठीक हुई है। देखो अगर हम बिल्डिंग या लैंड की बात करें तो उसकी इनवॉइस नहीं होती, उसके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। अदर वो प्रोफेशनल वैल्यूअर वगैरह नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जब सेल डीड होती है तो सेल डीड में उस बायर और सेलर के दरमियान में जिस अमाउंट पे ट्रांजैक्शन हो रही है वो बताई जाएगी। ब्रोकर की फी नहीं लिखी जाएगी इसके अंदर, ये बायर और सेलर के दरमियान होने वाला एग्रीमेंट है। इस नहीं वो अलग होती है। हाँ वो तो करेंगे ऐड, वो तो ये भी कह रहा है ऐड करनी है, वो अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है ना, वो तो अलग से होगी। उसके लिए हमें क्या मिल जाएंगी? इनवॉइस। जैसे हम कह देते हैं थर्ड पार्टी को या मिडल मैन को, जो ब्रोकर होगा उसे हम कहते हैं सर इसकी ना इनवॉइस बना दे हमें। उनके पास उनका लेटर हेड होता है, वो बना के दे देंगे आपको कि मैंने इस ट्रांजैक्शन को डील करवाने के इतने डीलर चार्जेस लिए, वो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बन जाएगा। हाँ वो गाड़ियों के केस में इनवॉइसेस बनती है। जैसे आप फिक्स एसेट खरीदेंगे तो उसके केस में
कुछ के केस में रजिस्ट्रेशन, जैसे व्हीकल है उसकी इनवॉइस है, उसी इनवॉइस को आप लेके जाएंगे तो वहां पे रजिस्ट्रेशन एक्साइज में जाके वो शो करवाएंगे, उसकी बेस के ऊपर आपका क्या हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक हो गया? तभी मैंने बोला इन लैंड और बिल्डिंग के अलावा बाकी एसेट्स की आपको ज्यादातर इनवॉइस मिलने वाली है। अच्छा, रिव्यू द एलोकेशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर की अब आपने क्या चेक करनी है, एलोकेशन। जैसे मैंने अभी बोला इनवॉइसेस में एक से ज्यादा एसेट होंगे तो एलोकेशन देखनी होगी। अब वैल्यूएशन आ गई, एट वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में सिंपल सी बातें। पहली बात, आपको किसकी रिपोर्ट चाहिए? कोई मुश्किल बात तो नहीं है, कोई इसमें लॉजिक, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। क्या ऑब्टेन करना है, खुद भी लिख सकते हैं, ऑब्टेन द रिवैल्यूएशन। दूसरे नंबर पे मैच करें बैलेंस जो अपीयर हो रहा है रिवैल्यूएशन रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। रिवैल्यूएशन रिपोर्ट में जो बैलेंस लिखा हुआ है क्या वही बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है या जनरल लेजर में भी लिखा हुआ है? जीएल का क्या मतलब है, जनरल लेजर। क्या जनरल लेजर में भी वही बैलेंस लिखा हुआ है? क्या बैलेंस इनका आपस में मैच कर रहा है? जी यासर साहब, बात क्लियर हो रही है? थर्ड वन, इंश्योर करें तमाम एसेट सिमिलर क्लास के हैं जितने भी, वो सारे रिवैल्यू हुए हैं। कोई एसेट ऐसा तो नहीं है जो रिवैल्यू ना हुआ हो, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ना होल क्लास ऑफ एसेट को रिवैल्यू करना है, याद है ना आपको, होल क्लास को रिवैल्यू करना। अच्छा, फोर्थ वन, इवैल्यूएट करें कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी किसकी, एक्सपर्ट की। क्या एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, ऑब्जेक्टिविटी उसकी ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन, अंडरस्टैंडिंग उस काम की जो एक्सपर्ट ने करके दिया है, आपने उसके काम को अंडरस्टैंड करना है। ये वही बात नहीं है जो हम 610 में भी पढ़ के आए हुए। 6-1, इवैल्यूएट करें कि उसकी रिपोर्ट एडिक्वेट है भी या नहीं। 7th वन, फाइंड करें और कंक्लूड करें क्या वो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है वो रेलिवेंट और रीजनेबल है आपके लिए, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए रेलिवेंट है, और इतनी बात आपके लिए काफी होगी या आपको मजीद इंफॉर्मेशन की भी जरूरत है। 8th वन, हो सकता है रिवैल्यूएट ने कुछ अजम्पशन यूज की हो, क्या वो सारी अजम्पशन रीजनेबल है, मुनासिब है? जो सोर्स डाटा प्रोवाइड किया गया था वो सोर्स डाटा एक्यूरेट है, मुकम्मल है, ये भी कंफर्म कर लें। उसके बाद नीड टू यूज द ऑडिटर एक्सपर्ट, क्या आपको मैनेजमेंट एक्सपर्ट की वेरिफिकेशन के लिए जो उसने काम करके दिया है अपने एक्सपर्ट की जरूरत है? ये फैसला अब आपने करना है। अब मुझे बताइएगा कोई दिक्कत तो नहीं है? जी शाहिद साहब, क्लियर हो रही है बातें? अब इसमें मेरी सिर्फ इतनी है, मैं आपको एक दफा समझा दूं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप पढ़ चुके हो। अब हम डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट पे भी प्रोसीजर को पढ़ लेते हैं, और आप देखिएगा कोई मुश्किल बात नहीं है। पहली बात, आपने डेप्रिसिएशन के रेट्स को रिव्यू करना है। बताएं क्या मुश्किल बात है कि जो डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं है, इन लाइट ऑफ द नेचर ऑफ द एसेट, एसेट की नेचर के मुताबिक वो रीजनेबल हैं या नहीं। जैसे बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट लगा हुआ 25%, 4 साल में बिल्डिंग को फुली, आप कहेंगे ये क्या, ये तो अच्छा नहीं है, ये रीजनेबल नहीं है रेट। 5% नॉर्मली है, 10% ज्यादा से ज्यादा आप यूज करें, लेकिन ये रीजनेबल नहीं है। मतलब बिल्डिंग की लाइफ 20 साल है लेकिन आपके बिल्डिंग की लाइफ 4 साल है, ये क्या बात है, ये रीजनेबल नहीं। जी बिल्कुल ठीक हो गया। डेप्रिसिएशन का मेथड जो यूज किया हुआ है, सिंपल बात, यही बातें सोचता है IAS 16 के मुताबिक रेट्स क्या होंगे, रीजनेबल। जो मेथड होगा वो भी क्या होना चाहिए, रीजनेबल। अगर कोई एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है तो उसके केस में या गेन होगा या लॉस। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ जो एसेट बेच दिया जाता है, क्या उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स नहीं किया जाता? तो वो उसकी बात करने लगा है ना, उसको रिवर्सल करना है। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन दोबारा करके देख लो, क्या बोलेंगे, रिकैलकुलेशन सही हुई है, एक्यूरेट हुई है।
एंटिटी की पॉलिसी के मुताबिक हुई हुई है। जो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट हैं उनके ऊपर फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज ना हो जाए, क्योंकि IAS 16 ने कहा था कॉस्ट से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी चाहिए। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वेरीफाई करने के लिए टोटल चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन के लिए। मतलब इतने एसेट हैं, ये रेट है, उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन हो नहीं सकती, कम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गए, उन पर डेप्रिसिएशन बनती नहीं है। ऑब्टेन करें और अंडरस्टैंडिंग ले मैनेजमेंट के प्रोसेस की रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग, एस्टिमेटिंग एंड रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट। मैनेजमेंट की कैलकुलेशन टू राइट डाउन फिक्स एसेट टू देयर रिकवरेबल अमाउंट। मैनेजमेंट की कैलकुलेशन देखें, अगर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हुई है तो उसने एसेट को उठा के कैरिंग अमाउंट से किस अकाउंट में, किस अमाउंट पर ट्रांसफर करना है, रिकवरेबल। क्या सही तरीके से किया हुआ? अब जब रिकवरेबल अमाउंट पे जाते हैं तो आपको पता है रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमें कहना पड़ता है रिकवरेबल अमाउंट होगी हायर ऑफ, क्या होगी, हायर ऑफ। किसका हायर ऑफ? वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू, यही है ना। इन दोनों में से जो अमाउंट हायर होगी। और जब वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू इन यूज को कैलकुलेट करते हुए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डिस्काउंट रेट। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज। और फिर हमें इस डिस्काउंट रेट को यूज करते हुए उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स को देखना है, क्या कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं। और सबसे लास्ट पे रिकैलकुलेट करके देख लें इम्पेयरमेंट की वर्किंग, क्या वो सही से कैलकुलेट हुई है या नहीं हुई। इससे आगे प्रोसीजर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।